Hello friends, welcome to my channel. My name is CA Pulkit Gupta and in this video we are going to discuss about post incorporation compliances for a private limited company. आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर, टैन नंबर आपको अलॉट हो गए हैं. व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो कंपनी को रजिस्टर कराने के बाद करने होते हैं और नहीं करने पे बहुत सारी हार्श पेनल्टीज एमसीए लगाता है. किसी किसी केसेस में तो रजिस्ट्रार जो है कंपनी को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है. तो मैंने इन कंप्लाइंसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो 30 दिनों के अंदर 30 डेज के अंदर करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कौन से ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो हमें 60 डेज के अंदर करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड कौन से ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो विद इन 180 डेज करने हैं. फोर्थ कैटेगरी इज नीड बेसिस, कि कौन से ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो नीड बेसिस पे करने हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इन 30 डेज कौन कौन से कंप्लाइंसेस हमें करने हैं. सबसे पहले अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराते टाइम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किसी टेम्परेरी एड्रेस से कराया है, किसी टेम्परेरी एड्रेस पे आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है, तो आपको आरओसी को रजिस्टर्ड ऑफिस इंटीमेट करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. 30 दिनों के अंदर अंदर. किस फॉर्म में? आईएनसी 22 में. ठीक है, जिसमें आपको फ्यूचर में कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, लेटर्स, नोटिस रिसीव होंगे. तो ये आपको विद इन 30 डेज करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने टेम्परेरी एड्रेस पे कंपनी को रजिस्टर कराया है. सेकेंड नंबर इज आपको करंट अकाउंट कंपनी का कंपनी के नाम पे ओपन करना है. ये कोई लीगल कंप्लायंस नहीं है, बट एमसीए के कुछ कंप्लायंसेस को करने के लिए करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये भी आपको जल्द से जल्द खुलवाना है. थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. फर्स्ट ऑडिटर्स कौन होता है? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट कैसे करने हैं? फर्स्ट ऑडिटर्स बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, उसमें अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बट अगर बोर्ड फेल होता है इस काम में, अगर उसने फर्स्ट ऑडिटर्स अपने 30 डेज में अपॉइंट नहीं करे हैं, तो बोर्ड विल इंटीमेट दिस टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स देन कॉल द ईजीएम एंड अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स के पास क्या टाइमलाइन होगी? शेयर होल्डर्स 90 डेज के अंदर, जिस डेट पे बोर्ड ने शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करा कि हम अपॉइंट नहीं कर पाए हैं, उससे 90 डेज में शेयर होल्डर्स ईजीएम कॉल करेंगे, एक्स्ट्रा जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, और 90 डेज में वो शेयर होल्डर्स जो है फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे. तो ये कंप्लायंसेस है जो हमें 30 डेज में करने हैं. कौन से ऐसे कंप्लायंसेस है जो हमें विद इन 60 डेज करने हैं? नंबर 1, शेयर होल्डर्स जो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम है वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोडक्शन एंड इन्फ्यूजन ऑफ शेयर कैपिटल बाय सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज कंपनी उन शेयर होल्डर्स को, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी इन फॉर्म SH1. ये भी विद इन 60 डेज में कंप्लाई होना चाहिए. अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम्स को SH1 इशू नहीं कर पाती है विद इन 60 डेज, तो इसकी पेनल्टी है. कंपनी पे पेनल्टी है 25,000 to rupees 5 lakh rupees, and every officer in default is liable for the penalty of rupees 10,000 which may extend to rupees 1 lakh rupees. ओके, कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो 180 दिनों के अंदर करने हैं? और उसे ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है उसको 180 दिनों के अंदर अंदर, जिस डेट पे रजिस्टर्ड हुई है उससे विद इन 180 डेज के टाइम फ्रेम में उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस स्टार्ट करने हैं और आरओसी को इंटीमेट करना है इन फॉर्म आईएनसी 20A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. अगर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस का फॉर्म फाइल नहीं कर पाते हैं या आपकी बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आरओसी कैन लेवी पेनल्टी ऑफ रुपीज 50,000 ऑन कंपनी एंड 1,000 रुपीज पर डे ऑन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विच में एक्सटेंड मैक्सिमम टू रुपीज 1 लाख रुपीज. थर्ड वन इज, 2 पेनल्टीज हो गई. कंपनी पे भी पेनल्टी लग गई, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी पेनल्टी लग गई सीओपी फाइल ना करने पे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस का फॉर्म फाइल ना करने पे. थर्ड वन इज, अगर रजिस्ट्रार के पास रीजंस टू बिलीव है कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और ये स्टार्ट भी नहीं होगा, तो वो उसको स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है. ऑल्दो ये वेरी रेयर केसेस में ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है.
कौन से ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो नीड बेसिस करने हैं, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बट ये कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको करना मैंडेटरी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट यू टू डू इट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एमएसएमई में रजिस्टर होने के, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के। सेकंड वन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आज की डेट में कंपनी के साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, बट अगर आपने उस टाइम पे अप्लाई नहीं किया है तो अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपका कोई ब्रांड नेम है, लोगो है, आप उसको भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है ये भी, अगर आपकी नीड है तो आप इसको करवा सकते हैं। उसके बाद डे टू डे रूटीन रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं कंपनी के, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एनुअल कंप्लायंसेस, एनुअल रिटर्न, ये सब टाइम टू टाइम फाइल होती रहती है। बट जो हमने डिस्कस करा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को रजिस्टर होने के बाद करना, अदरवाइज बहुत हार्श पेनल्टीज हैं एमसीए की, उनसे बचने के लिए आपको ये कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।